Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. इसी के साथ शुरू करते दोस्तों आज के चैप्टर पे एंड चैप्टर इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में ऐड किया गया है। जो लेटेस्ट एडिशन होगी, अगर आप वो पढ़ रहे हैं लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा, पुरानी एडिशंस में नहीं मिलेगा क्योंकि 2018 यानी कि बहुत रिसेंटली ही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बड़ा छोटा और बड़ा इजी चैप्टर दोस्तों, इसलिए बड़ा जल्दी और बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं पहले मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो उन्होंने एससीज और एसटीज जो हैं उस टाइम पे पुरानी बहुत ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड और इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली एक्सप्लॉइटेड क्लासेस थी, उनके सेफगार्ड और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी को उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी पढ़ते हैं और दोनों के ही लेक्चर मैंने बना के रखे हैं। सो प्लीज गो एंड चेक आउट माय लेक्चर ऑन दोस इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो लेकिन एक्चुअली में दोस्तों खाली हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एससी और एसटी तक ही सीमित नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ क्या कि हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दे फेल्ड टू रिकॉग्नाइज कि एससी और एसटी के अलावा बाकी क्लासेस और भी हैं हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक या सोशल एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बॉडी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं डाली। बट इवेंचुअली जैसे जैसे समय पास हुआ वैसे वैसे हमारे लीगल अथॉरिटीज़ ने यानी लेजिस्लेचर ने, फ्रेमर्स ऑफ द लॉ ने और लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की भी लिए भी, उनके वेलफेयर और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक ऐसे कमीशन को बनाने की ज़रूरत है जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो उसी की बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मंडल केस जजमेंट दिया था और उस मंडल केस जजमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्थापित किया गया, जिसका काम था अदर बैकवर्ड क्लासेस, खास करके सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एग्जैक्ट फंक्शंस क्या हैं और डिटेल में आगे देखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि बॉडीज देखिए दो तरह की हो सकती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है कि एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और दूसरी होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि भैया आपको इस बॉडी को मैंडेटोरीली बनाना कंपलसरी है। मतलब कि आपको उस बॉडी को एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, आपको उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, जैसे कि सीएजी यानी कैग या फिर नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी, इलेक्शन कमीशन। तो ये बॉडीज ऐसी हैं जिनको आप इतनी आसानी से स्क्रैप नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है कि भैया ऐसी बॉडीज को बनाना आवश्यक है। वेयर एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखा गया, डायरेक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करना आवश्यक है, लेकिन किसी एक एक्ट को पालन करवाने के लिए, एक्ट के प्रोविजंस को बाध्य तरीके से मनवाने के लिए, ताकि एक्ट के प्रोविजंस को सही से फॉलो करवाया जा सके, उस बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाता है और उस एक्ट से ही वो बॉडी पावर्स को ड्राइव करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बेस्ट एग्जांपल बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आरटीआई एक्ट बहुत बाद में आया, आरटीआई एक्ट 2013 या 14 के करीब में आया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उस जमाने में, उनको थोड़ी पता था कि ऐसे किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट आगे फ्यूचर में पड़ेगी।
तो ऑब्वियसली उनको इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी बॉडी का ख्याल दिमाग में नहीं आया। लेकिन बाद में जब एक्ट को बनाया गया तो ये देखा गया कि भाई इस एक्ट के जो मेजर्स हैं उनका सही से पालन हो, इसलिए एक इंफॉर्मेशन कमीशन नाम की बॉडी को बनाया जाना चाहिए। तो वो सारे के सारे पावर्स एक्ट से ही डिराइव करता है। कल के दिन पार्लियामेंट अगर आए तो वो उस एक्ट को चेंज कर दे या अमेंड कर दे या दूसरा एक्ट पास कर दे, पुराने को स्क्रैप कर दे, तो फिर बॉडी को भी अनफॉर्चुनेटली उसके भी पावर्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, या फिर बॉडी आसानी से स्क्रैप भी की जा सकती है, क्योंकि एक्ट आफ्टर ऑल पार्लियामेंट के पास बनाने की और ओवरराइड करने की पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप इतनी आसानी से चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेंशन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। और अगर आप उस बॉडी को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इट नीड्स स्पेशल मेजोरिटी, एंड जहाँ पे स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मोर देन हाफ दी स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बना दिया गया अगर एक बॉडी को, तो उसको चेंज करना काफी ज्यादा हार्ड है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का जो अथॉरिटी है और जो स्टेटस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि उन बॉडीज जो है दे आर वेरी हार्ड टू चेंज। तो उनके पास ज्यादा पावर्स है, ज्यादा अथॉरिटी है इन अ सेंस, क्योंकि वो इतनी आसानी से उनको हिलाया नहीं जा सकता। और भी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त को एस्टेब्लिश किया गया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के प्रोविजंस को एनेबल करने के लिए, है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एनआईए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनआईए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एंड सो ऑन। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीबीआई जैसी बॉडी आई है, सीवीसी एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीवीसी आया है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक्ट थे। इसी प्रकार दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया है तो दो ही टाइप की माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज की हैं, एक रिलीजियस और दूसरी लिंग्विस्टिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटीज खाली रिलीजन और लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है, और भी ऐसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, खास करके सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में देखा गया मौजूद हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसी वजह से नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को मंडल केस जजमेंट में सेटअप किया गया। बट बहुत समय से ऑल्दो ये कमीशन था हमारे देश में, बट क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो इसका स्टेटस जो है इतना हाई नहीं है, मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले भी। इसीलिए अपने कार्यवाही और कामों को करने में अनफॉर्चुनेटली ये कमीशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रह पाता था। समय समय पर एक्ट को चेंज कर दिया जाता था, अलग अलग सरकारें आती थी और अलग अलग सरकारें अपने अलग अलग प्रोविजंस लाके आती थी, जिससे इस ऑलमोस्ट इस बॉडी का जो अस्तित्व है वो नहीं के नादान रह गया था। और वो एडिक्वेटली हमारे देश में इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड ओबीसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए बहुत मांग उठी इस बात की कि भैया इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाना चाहिए। और इसी वजह से 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत आर्टिकल 338 बी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिलाया। और रिसेंटली इसीलिए काफी न्यूज में था, और इसीलिए ये रिसेंट बुक्स में रिसेंट हमारी जो लक्ष्मीकांत की एडिशन है उसमें ऐड किया गया है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। और अब हमारे देश में नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी के साथ साथ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मौजूद है, विच इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ओबीसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। आइए हम इसके कॉम्पोजिशन को देखते हैं। कॉम्पोजिशन में दोस्तों एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा 3 और अदर मेंबर्स हो सकते हैं। और मैं आपको अब रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस लेसन को देख रहे हैं तो प्लीज आप जा करके नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी के लेसन को भी देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक साथ कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप तीनों को साथ में याद रख पाएंगे। आप चाहें तो मंडल केस जजमेंट को भी जाकर के डिटेल में देख सकते हैं कि वो केस क्या था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों सुनाया, और समय समय पे कैसे कैसे कमीशन अपने एक्टिविटीज में फेल होता रहा, कैसी मांगे उठी। आप उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली जा सकते हैं। बट मैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा एलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऑब्वियसली सारे के सारे सेंट्रल अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं, और उनके टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। आइए इनके फंक्शंस देख लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको मोस्टली बता दिए, बट डिटेल में हम सारे के सारे फंक्शंस और देख लेते हैं।
इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर ओबीसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ओबीसीज हैं, उनके सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन या अदर लीगल सेफगार्ड जो हैं उनके मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट या मॉनिटरिंग करता है। इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स प्लस सेफगार्ड्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट। सो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं अदर देन एससीज एंड एसटीज, उनके जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, अगर उनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, खास प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेता है और उन पे इंक्वायरी करता है, खास करके रिलेटेड टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी होने के पूरे प्रोविजंस को इंश्योर करने के लिए पार्टिसिपेट करता है, एडवाइस करता है। प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट रिपोर्ट्स ही में डीम फिट। ऑब्वियसली अपनी पूरे जो फंक्शन जो काम किया है उसने, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को कंपलसरीली देता है। इसके अलावा समय समय पे और यदि ये चाहे तो जितनी बार भी प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट दे सकता है, या प्रेसिडेंट जब जब मांग करे तब तब इसको देनी पड़ेंगी। Make recommendations as to measures that should be taken by union state for effective implementation of safeguards and other measures protection, welfare, social economic development of OBC। Obviously, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनली दोस्तों एग्जीक्यूटिव है जो आपके मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, और लेजिस्लेचर है जो आपके लॉज को बनाएगा। तो एनसीबीसी हालांकि बॉडी तो है, बट इसके पास ये लॉज बनाने की पावर नहीं। फाइनली लॉज बनाएगा कौन? पार्लियामेंट ही बनाएगा। लॉज को इम्प्लीमेंट फाइनली कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव ही कराएगा। तो ये खाली रेकमेंड कर सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सही सही तरीके से रेकमेंड करता है कि भाई आप ऐसे ऐसे प्रोविजंस को आप इम्प्लीमेंट कराइए, ताकि ओबीसीज के प्रोटेक्शन और उनके वेलफेयर और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। डिस्चार्ज सच द फंक्शन इन रिलेशन टू द अबव एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। इसके अलावा प्रेसिडेंट यदि कोई फंक्शन उसको देते हैं तो वो उसको करना कंपलसरी। अब देखते हैं दोस्तों इसको पावर्स क्या क्या सौंपी गई हैं। पहली पावर तो यही है कि इट हैज पावर टू रेगुलेट हिज ओन प्रोसीजर। अपना खुद का जो प्रोसीजर और वर्किंग है वो रेगुलेट कर सकता है, और इसके अलावा सिविल कोड की पावर्स भी हैं। अगर आपको याद हो तो मैं नेशनल कमीशन ऑफ एससी और एसटी का जो मैंने लेक्चर बनाया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि उनके पास भी सिविल कोड्स की पावर होती है, राइट। ठीक उसी प्रकार इसको भी सिविल कोड की पावर दी है। अब क्या क्या होती है सिविल कोड की पावर? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एग्जामिनिंग एन ओथ। यानी कि इंडिया के किसी पार्ट में समन जो है भेज सकता है, या फिर उसकी अटेंडेंस एनफोर्स कर सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, राइट। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवरी करने की या प्रोडक्शन की मांग ये कर सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। एफिडेविट्स यदि हैं तो उन पे एविडेंस मांग सकता है। रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। कोई भी रिकॉर्ड की अगर मांगे, कोई भी रिक्वायरमेंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है, तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड को ऑर्डर कर सकता है कोर्ट से या ऑफिस से भी। यानी कि सारे के सारे इसके जो इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में कोई भी अगर इसको फाइल्स और नेसेसरी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, पूरा का पूरा कलेक्ट करने की का अधिकार इसको दिया गया है। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, राइट। समन्स भेज सकता है डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस के लिए। एनी अदर मैटर विच प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। इसके अलावा प्रेसिडेंट यदि कोई मैटर कहते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें लुक इनटू कर सकता है। तो इतना सा छोटा सा आपका चैप्टर था दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ी सी भी आपको मुश्किल होगी समझने में। मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया। जो बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे यकीन है कि आप आसानी से उसको समझ पाए होंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एंड एसटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसी प्रकार लोगों ने देखा कि ओबीसी के लिए एनसीबीसी को भी सेटअप करना चाहिए। तो ये पहले से सेटअप था मंडल के इस जजमेंट के द्वारा, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया और पावर्स दे दी, और अब ओबीसी के इंटरेस्ट को भी बेटर तरीके से लुक इनटू किया जा सकेगा। सो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, डूइंग वेल। एंड जाते जाते आपसे वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।